नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट पर, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। अगर आप नवोदय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो को क्लिक किए हैं थंबनेल दे करके तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और ये सभी क्लास के लिए हेल्पफुल है, और हेल्पफुल इसलिए है सभी क्लास के लिए क्योंकि बेसिक नॉलेज जो है सो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले वीडियो में जो है सो हमने कोण और आसन्य कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण इस सब के बारे में जो है सो जाना था। अगर आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं तो उसका जो है सो इस वीडियो पे लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बिंदु किसे कहते हैं और रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो एक-एक करके जो है सो हम जानते हैं। तो पहला है बिंदु किसे कहते हैं। तो जिसकी मात्र कल्पना की जा सके एवं जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई नहीं हो, बिंदु कहलाता है। तो जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पर दे दिए। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है सो कुछ भी नहीं है। इसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, तो इसको बिंदु कहेंगे। उसके बाद रेखा है। तो रेखा किसे कहते हैं, तो जिसमें मात्र लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, रेखा कहलाती है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, जिसमें केवल लंबाई है और इसकी मोटाई नहीं है, उसके बाद चौड़ाई नहीं है, तो इसको जो है सो हम रेखा कहते हैं। और रेखा जो है सो दो प्रकार की होती है। पहली रेखा को हम कहते हैं सरल रेखा, और दूसरा है वक्र रेखा। तो सरल रेखा जो है सो इस टाइप का होता है। तो सरल रेखा का परिभाषा होता है, आप लोग लिखना अगर चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सरल रेखा का परिभाषा होता है वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, सरल रेखा कहलाती है। जैसे ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, तो इसमें जो है सो ये दोनों बिंदु के बीच जो ये रेखा गुजर रही है, तो ये बिना दिशा बदले हुए जो है सो एक दूसरे को जुड़ने का काम करती है, एक दूसरे तक जो है सो पहुंचती है, तो इसको हम कहेंगे सरल रेखा। दूसरा है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा किसे कहते हैं, तो वक्र रेखा का परिभाषा होता है वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती रहती है, वक्र रेखा कहलाती है। ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो जाती है, तो ये प्रत्येक समय जैसे ये अपना दिशा बदलती है, तो इसको इस प्रकार की रेखा को हम कहेंगे वक्र रेखा। अगला जानते हैं समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा का परिभाषा होता है एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे ये दो जैसो रेखा है और इनके बीच की दूरी जैसो हमेशा समान है। यहाँ इसके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, यहाँ भी इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, और यहाँ भी इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ भी इसके बीच जैसे 1 मीटर की दूरी है। और इसको अगर अनंत तक ले जाएंगे और कहीं भी अगर इसके बीच की दूरी मापेंगे तो उसके बीच की दूरी जैसे 1 मीटर ही होगा। तो इस प्रकार के रेखा को हम कहेंगे समांतर रेखा। दूसरा है तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तो तिर्यक रेखा का परिभाषा होता है वो रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हुई आगे बढ़ती है, तो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और इसको तीसरी रेखा जैसो काटते हुए आगे बढ़ती है, तो इस प्रकार के रेखा को हम कहेंगे तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के अलावा अगर अधिक 3, 4, 5 समांतर रेखाओं को काटती हुई अगर कोई रेखा आगे बढ़ती है, तो उसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। उसके बाद तल के बारे में जानते हैं। तल किसे कहते हैं, तो वो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई ना हो। लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई ना हो, उसे तल कहते हैं। ये लंबाई इसका है, ठीक है, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन इसका मोटाई नहीं है, तो इसको हम कहेंगे तल। तल जो है सो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल, दूसरा है वक्र तल। तो ये प्रकार का इस प्रकार का जो फर्श देख रहे हैं, इसको कहेंगे समतल। उसके बाद वक्र तल, जो गोल होता है ना, गोल जैसे इस टाइप का कोई भी आकृति है, गोल होता है, तो उस आकृति को हम कहेंगे वक्र तल। उसके बाद जैसे त्रिभुज और उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये तीन भुजा से घिरी हुई आकृति है, तो इसको जो है सो हम त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद त्रिभुज को जो है सो कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर जो है सो बांटा गया है। तो जैसे भुजाओं के विचार से जो है सो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज।
तो वो त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये जो है सो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद आगे जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे एक त्रिभुज है, इसकी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होता है वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है और उसकी सभी भुजा अगर आपस में बराबर होती है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर यही त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होगी तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, और दो भुजा अगर बराबर होगी तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, और तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगी तो इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद कोण के विचार से त्रिभुज को जैसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी त्रिभुज है और उसका सभी कोण जो है सो 90 डिग्री से कम होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जैसे प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज हम कह सकते हैं। दूसरा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का जैसे होता है, और इसका जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जैसे किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो त्रिभुज है इस कोण का मान जो है सो 90 डिग्री से अधिक है, तो इसको हम अधिक कोण त्रिभुज है सो कहेंगे। ठीक है, अगला है उसके बाद त्रिभुज से संबंधी कुछ मान्यताएं हैं, उसको जैसे हम जानते हैं, और ये बेहतर जैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहली मान्यता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी त्रिभुज का जो है तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान जो है 180 डिग्री आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, दूसरा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो कोई भी त्रिभुज है अगर उसका दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी जैसो बराबर होगा। जैसे इस ये जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुज आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण जो है सो आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक अधिक कोण नहीं होता तथा किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं होता है। याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज होता है उसमें एक ही कोण ऐसा हो सकता है जिसका 90 डिग्री से अधिक होगा मान, और एक ही कोण ऐसा होगा जिसका मान 90 डिग्री होगा, और इसके अलावा जो है सो दो समकोण नहीं हो सकता है एक त्रिभुज में, या दो अधिक कोण नहीं हो सकता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज अगला मान्यता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में समान होते हैं। कोई भी त्रिभुज है और कोई भी त्रिभुज अगर है, जैसे ये त्रिभुज है, अगर तीनों कोण अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा और तीनों कोण जो है सो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप से है। और उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं मान्यता। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका प्रत्येक कोण का मान जो है सो 60 डिग्री होता है। उसके बाद जो है सो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज तभी संभव है जब दो भुजा को हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से मान से जैसे उसका मान जैसे ज्यादा आएगा। अगर दो त्रिभुज को जोड़ते हैं फिर भी तीसरी भुजा से जैसे कम आता है, वो त्रिभुज नहीं है, मतलब उससे त्रिभुज हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला मान्यता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका जैसे सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर कर्ण का वर्ग करते हैं और लंबाई लंब का वर्ग करते हैं और आधार का वर्ग करते हैं, तो लंब के वर्ग का योग और आधार के वर्ग का योग दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कर्ण के योग वर्ग के बराबर आता है। उसके बाद अगला जैसे मान्यता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री होता है। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है
तो कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, इस टाइप का जैसे समकोण त्रिभुज होता है, और कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका जो दो न्यून कोण होता है ना, उसका मान होता है 45 डिग्री। ये है 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है, इसका मान होगा 45 डिग्री और इसका भी मान जो है सो 45 डिग्री होगा। तो इसको हम कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद अगला जानते हैं कि इस प्रकार का अगर आकृति रहता है तो ये कोण और ये कोण, अगर ये दोनों कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो ये दोनों कोणों के योग के बराबर जैसे ये बाह्य कोण होगा। तो दो अंतों कोणों के योग के बराबर जैसे एक बाह्य कोण होता है, तो इसका सूत्र होता है कोण ACD, कोण ACD बराबर कोण ABC, ABC प्लस कोण BAC। ये दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे हम तो इस कोण के बराबर होगा। ये कोण और इस दोनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है सो आपके लिए रहा, और जो भी इसका और जो पार्ट इसका और बनेगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक सब है उसको हम अगले वीडियो में जो है सो कवर करेंगे। ठीक है, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। जो मेहनत करता है वही जीतता है। कमेंट करें नवोदय चैंपियन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।